हेलो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ उस पे मैं आपको बताने वाला हूँ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और इसको बनाने में मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी होती है जिसके बेसिस पे हम वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाते हैं। मैंने पिछले के पार्ट में आपको बताया था कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली ये इसलिए बनाया जाता है जिससे हमको पता चल जाता है कि हम अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए हम क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बेसिकली हम उनको मोटिवेट करना चाहते हैं और कंपनी ये भी देखना चाहती है कि अल्टीमेटली मैं कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर रहा हूँ कि नहीं। मैंने इन शॉर्ट आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो सब बनाते हैं, एडिशनली आप वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बना करके ये बता सकते हो कि कौन कितना ज़्यादा शेयर पार्टिसिपेट करता है हमारी प्रॉफिट्स पे। बेसिकली एक आपके सामने क्वेश्चन है, मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ और आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्राणनाथ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। भाई 31 मार्च 2020 में ये एक आपको रिपोर्ट दे दी गई है जिसके बेसिस पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि सेल्स है 82 लाख रुपीज़ की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 60 लाख रुपीज़ और अल्टीमेटली जो इनको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है वो 22 लाख रुपीज़ का है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिफरेंट अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो टोटल मिल रहे हैं 10 लाख रुपीज़ के और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ रहा है हमारा 12 लाख रुपीज़ का। जब मैंने इंटरेस्ट पे किया 1,50,000 रुपीज़ तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 10,75,000 रुपीज़ और जब मैंने इनकम टैक्स पे किया 2,75,000 रुपीज़ तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 7,75,000 रुपीज़ का। नीचे इन्होंने एक बात और कह रखी है कि मेरे को अदर सोर्सेज से इनकम हुई है, कुछ अदर इनकम हुई है जो कि रेदर देन सेल्स है, सेल्स के अलावा कुछ मैंने कमाया है, वो है 1,25,000 रुपीज़ का। और फाइनली हमारे पास जो टोटल अर्निंग आई है वो 9 लाख रुपीज़ आई है। इस 9 लाख रुपीज़ को मैंने कैसे डील किया? मैंने इस 9 लाख रुपीज़ में से सबसे पहले तो डिविडेंड पेड किया है, पेड की स्पेलिंग गलत है, इसको इग्नोर करिएगा, कि डिविडेंड पे जो मैंने किया है वो किया है 2,40,000 रुपीज़ का। और फाइनली कंपनी के पास जो अर्निंग्स बची हैं, जो उसको उन्होंने रोक ली है, रिटेन कर ली है, वो है 6,60,000 रुपीज़। और फिर नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है, जैसे कि जो आपने यहाँ पे ऊपर अगर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मैं बात करूँ, मैं एक बार आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाता हूँ। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि 60 लाख रुपीज़ है। अब इस 60 लाख रुपीज़ को आप देखो तो इस 60 लाख रुपीज़ में इन्होंने बाइफिकेशन दे रखा है, ब्रेकअप दे रखा है कि 60 लाख में मटेरियल का कंट्रीब्यूशन 40% है, वेजेस का कंट्रीब्यूशन 50% है, डेप्रिसिएशन और इलेक्ट्रिसिटी 4% और 6% के हिसाब से। सेम इसी तरीके से अगर मैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्सपेंसेस के बारे में बात करूँ तो उसका भी इन्होंने बाइफिकेशन दे दिया है 60%, 15%, 20% और 5% का। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का कितना टोटल खर्चा है। तो यहाँ पे देखिए तो बड़ी सी मैंने लाइन खींच दी, 10 लाख रुपीज़ का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा है। ये जो रिपोर्ट है ये मैं कोई एक्सेप्शनल नई रिपोर्ट नहीं बना रहा हूँ, ये सिंपल आपका ट्रेडिंग पीएल की इन्फॉर्मेशन है और सेम उसी ट्रेडिंग पीएल से अब आपको बनाना है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। अब देखते हैं हम वैल्यू एडेड स्टेटमेंट कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक सॉल्यूशन जो आप देख रहे हो नीचे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का, मैंने इसी से स्टार्ट किया। सबसे पहला काम मैंने क्या कर दिया कि मैंने उठा करके सेल्स जो भी आई थी वो मेंशन कर दी। मैं एक बार आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ कि सेल्स हमारी कितनी थी। तो क्वेश्चन में हमको कहता है कि सेल्स है हमारी 82 लाख रुपीज़ की। मैं इंक चेंज कर देता हूँ जिससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी समझने में। तो आप चेक करो तो 82 लाख रुपीज़ की सेल्स है और यहाँ पे मैंने 82 लाख रुपीज़ मेंशन कर दिया। इसके अलावा फॉर्मेट के हिसाब से जो भी मेरी अदर इनकम है वो मुझे लिखनी होगी। तो हमने इसी स्टेटमेंट्स में देखा कि मेरी अदर इनकम कितनी है, तो अदर इनकम मुझे मिलती है 1,25,000 रुपीज़, वो एज इट इज़ मैंने मेंशन कर ली। फिर इसके बाद जब हमारा टोटल इनकम जो आ जाएगी, आप चेक करिए कि जो मेरी टोटल इनकम होगी इन दोनों को ऐड करने के बाद वो हो रही है 83,25,000 रुपीज़। इस 83,25,000 में से जो भी मेरे डायरेक्ट खर्चे हैं, बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें हमने देखा कि यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है सीधे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। यहाँ पे ये नहीं बताया है कि कितना मटेरियल हमने खर्च किया, कितना लेबर के ऊपर खर्च किया। यहाँ पे सिंपल हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, बट इसका बाइफिकेशन नीचे दे रखा है। तो हम भी जब भी कोई गुड्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो चीज़ें खर्च होती हैं जैसे कि मटेरियल वगैरह, तो वो हम नीचे आप देखो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है मटेरियल 40%। तो जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका 40% हमारा मटेरियल होगा। अगर आपको याद हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं ऊपर जाके देखता हूँ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 60 लाख रुपीज़ का। अब अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 60 लाख रुपीज़ का तो 60 लाख का 40% कितना होगा, 24 लाख रुपीज़। मैंने जा करके यहाँ पे 24 लाख रुपीज़ एज अ मटेरियल मेंशन कर दिया। इसके अलावा
हमारा देखिए तो क्या क्या है, इसके अलावा वेजेस है, तो वेजेस तो हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। डेप्रिसिएशन की ज़रूरत हमारे पास ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस करने में आती है। प्लस इसके बाद आती है हमारी बात इलेक्ट्रिसिटी की और अदर चीज़ों की, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी है 6%, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है 6%। इसके अलावा अगर आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में देखो तो हमारा सैलरीज भी एम्प्लॉय का खर्चा होता है, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया 15%, रेंट एंड एग्रीमेंट हो गया 20% और डेप्रिसिएशन भी हमारा ग्रॉस और उसमें जाता है। तो 6%, 15% और 20% हमको निकालना होगा। हालांकि अगर मैं नीचे देखूँ तो यहाँ पर मैंने एक वर्किंग नोट भी बना रखा है जो आपको क्लियर कट बताएगा। तो आप यहाँ चेक करिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन हो गया 36,000 रुपीज़, पोस्टेज का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 1,50,000 रुपीज़, रेंट इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस का मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख, 3,50,000 और 3,60,000 टोटल मिला करके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 7,10,000 रुपीज़। ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का मेरा खर्चा हो गया 7,10,000 रुपीज़, जो ओवरऑल खर्चा हो गया अदर देन मटेरियल मेरा सारा खर्चा। फाइनली ये हमारी वैल्यू आ गई 3,10,000 रुपीज़। पॉइंट आ रहा है कि हम वेजेस वगैरह क्यों छोड़ रहे हैं, तो याद करो मैंने पिछले के वीडियो में भी आपको बताया था कि 6 चीज़ें बेसिकली हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे उसमें इंक्लूड होता है एम्प्लॉयज़, उसमें इंक्लूड होता है इन्वेस्टर्स, उसमें इंक्लूड होता है लेंडर, गवर्नमेंट, हमारी कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती हैं। वो हम लोग आगे चल के अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा वो चीज़ें जब मैं आखिरी में इसको लिखूंगा। तो फाइनली इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया जब 25,000 में से 3,10,000, तो हमारा वैल्यू आती है 52,15,000, जो कि हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। इस ग्रॉस वैल्यू एडेड में फिर अब हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अगर आपको याद हो तो 2 बार डेप्रिसिएशन का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। पहली बार आ रहा है 4% का 60 लाख में, तो आ रहा है 2,40,000 रुपीज़, और दूसरी बार आ रहा है 50,000 रुपीज़ का, तो टोटल मिला करके हो जा रहा है 4,10,000 रुपीज़। तो हमने फाइनली 4,10,000 रुपीज़, एक मिस्टेक हो गई, सॉरी 2,40,000 और 50,000, 2,90,000 रुपीज़, वो 2,90,000 रुपीज़ मैंने डेप्रिसिएशन लेस कर लिया। और डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद हमारे पास आ गया नेट वैल्यू एडेड। ये नेट वैल्यू एडेड आ गया 49,25,000 रुपीज़। अब इस 49,25,000 रुपीज़ को हम सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन कौन से लोग हैं? सबसे पहले एम्प्लॉयज़ होंगे, फिर इन्वेस्टर्स होंगे, फिर लेंडर्स होंगे, फिर गवर्नमेंट होंगे और फिर कंपनीज होगी। इन लोगों में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। हालांकि एक फिक्स एसेट भी होता है जो डेप्रिसिएशन वगैरह की चीज़ें होती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, तो यहाँ पे केवल 5 चीज़ें रह जाती हैं। तो अब हमने क्या किया, अपने 49,25,000 रुपीज़ को इन सब में डिस्ट्रीब्यूट किया। एम्प्लॉयज़ के ऊपर जाके देखो तो एम्प्लॉयज़ के खर्चे हमने क्या क्या कर रखे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉय का तो पहले तो ये खर्चा है 30 लाख रुपीज़ का, इसके अलावा 6 लाख रुपीज़ का ये खर्चा है। तो टोटल हमारा जो खर्चा हुआ है 36 लाख रुपीज़ का, उसको मैंने एम्प्लॉयज़ में मेंशन कर दिया कि एम्प्लॉय को जितना मैंने कमाया था 49,25,000, उसमें से 36 लाख रुपीज़ तो मैंने केवल एम्प्लॉय को दे दिए। फिर नेक्स्ट बात आता है इन्वेस्टर को। आप चेक करो इन्वेस्टर को आपने क्या दिया है। आप अगर पीएल स्टेटमेंट अपने क्वेश्चन में देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि आपने अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया है। जिस पर्सन ने आपको इन्वेस्टमेंट दी थी, आपने उसको 2,40,000 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। तो अल्टीमेटली आप अपने सॉल्यूशन में जाकर के मेंशन कर दोगे कि आपने अपने इन्वेस्टर्स को 2,40,000 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। इसके अलावा आपने लेंडर्स को क्या दिया है? लेंडर्स को इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट भी आपको अपने पीएल स्टेटमेंट में नज़र आ जाएगा। तो पीएल स्टेटमेंट में आप जाकर के देखते हो तो आपको इंटरेस्ट पता चल जाता है 1,50,000 रुपीज़ का, और आप 1,50,000 रुपीज़ एज एन इंटरेस्ट मेंशन कर देते हो लेंडर्स के अकाउंट में। फिर नेक्स्ट बात आती है गवर्नमेंट को आप क्या देते हो? गवर्नमेंट को आप देते हो टैक्सेस भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो क्वेश्चन में हमने गए और चेक किया कि मैंने इनकम टैक्स कितना पे किया है। मैंने पे किया है टोटल 2,75,000 रुपीज़, और एज इट इज़ जाकर के 2,75,000 रुपीज़ मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो जो चीज़ें बच रही हैं वो कंपनी की है। तो कंपनी ने अपनी रिटेन अर्निंग क्या रखी है, तो वो भी हमको क्वेश्चन में बता दिया था 6,60,000 रुपीज़। बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स की तरह वो भी चीज़ें उठाता गया और अपने फॉर्मेट में पेस्ट करता चला गया। इन सबका अगर आप एडिशन करोगे तो आएगा 49,25,000। बेसिकली आपने जितने रुपए कमाए उस कमाई को आपने कैसे खर्च किया, आपने एक स्टेटमेंट बना के दे दिया, एक सेपरेट स्टेटमेंट बना के दे दिया। अब आपने दुनिया के लोगों को बताना शुरू किया कि देखिए जो मैं कमाता हूँ उसमें से 73% अप्रॉक्सीमेटली मैं अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्च करता हूँ। इन्वेस्टर्स को बता दिया कि 4.87% मैं आपके ऊपर खर्च करता हूँ। लेंडर्स को बता दिया कि 3.05% मैं आपके ऊपर खर्च करता हूँ, और गवर्नमेंट को भी मैंने बता दिया कि 5.58% मैं आपके ऊपर खर्च करता हूँ। एक क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात बताइए,
बताइए, उस सबसे इन्वेस्टर्स तो कहेंगे कि बताइए हम तो इतना कम कमाते हैं, हम इतना कम क्यों कमाते हैं, इतने पैसे लगाए भी और कमाए भी कम। तो मैं आपको बहुत क्लियर कट बात बता दूं कि जितना भी पैसा कंपनी के पास है, जो रिटेन्ड अर्निंग है, वो भी अल्टीमेटली इन्वेस्टर की ही तो है। वो कंपनी अपने पास थोड़ी ना रखेगी, कंपनी कोई नेचुरल पर्सन थोड़ी ना है। जब भी फ्यूचर में ये पैसा दिया जाएगा तो ये इन्वेस्टर को ही वापस किया जाएगा। बट ये है कि कंपनी अपनी डे टू डे वर्किंग के लिए, अपने आगे के प्रमोशंस के लिए कुछ पैसे सेव रखती है रिटेन्ड अर्निंग के नाम पे। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इन्वेस्टर की जो टोटल अर्निंग हो गई वो अप्रॉक्सीमेटली 17-18% हो गई। बट हाँ, इन कैश किया गया 4.87% और कंपनी ने अपने पास होल्ड किया 13.40%। बेसिकली आपने इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया, अपने इन्वेस्टर्स को मोटिवेट किया और अपने सारे लोगों को मोटिवेट किया कि भैया हम कहीं से भी गलत यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे अपने चीज़ों का, हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपनी प्रॉफिट का। होपफुली आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो बेझिझक हमारे पास कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।